आज हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 का डॉट क्वेश्चन क्लास लेकर आए हैं, है ना। जो 1 से 25 तक के सेट चल रहे हैं, उसमें दूसरा जो सेट है पार्ट 2, उसमें ये क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन है जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। हम एक एक कर इन सभी डॉट क्वेश्चन को आपको समझाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, यदि किसी बीज के भ्रूणपोष में 48 क्रोमोसोम हैं तो उसके युग्मक में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी। चलिए याद करिएगा, आप लोग को अगर याद है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो याद कर लीजिएगा। N 2N 3N आपके एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो याद करेंगे कि भ्रूणपोष जो होते हैं यानी कौन, इंडोस्पर्म, वह इंडोस्पर्म 3N होता है, ट्रिप्लॉइड्स होते हैं। और पूछा गया युग्मक, है ना, युग्मक मतलब गैमेट्स, ये गैमेट्स N होते हैं। तो आपसे पूछा गया कि एक भ्रूणपोष में, है कि नहीं, एक भ्रूणपोष में 48 क्रोमोसोम है, तो भ्रूणपोष मतलब 3N ना, कितना 48, तो युग्मक में कितने होंगे, तो युग्मक क्या है N, तो सोचिए अपने से 3N बराबर 48, तो N बराबर क्या करेंगे 48/3 यानी 16। समझ गए क्या, भ्रूणपोष 3N और कितना बताया गया था नंबर ऑफ क्रोमोसोम 48। युग्मक में पूछा गया तो युग्मक क्या होता है N, तो 3N बराबर 40N, तो N बराबर 48, तो N बराबर 48/3 यानी 16, यानी सही आंसर क्या है 16। उसी तरह से ये दूसरा का आंसर हो गया था। तीसरा, 256 शुक्राणुओं के निर्माण में कितनी बार कोशिका विभाजन होगी। 256 शुक्राणुओं के निर्माण में कितनी बार कोशिका विभाजन होगी। चलिए, शुक्राणु, स्पर्म, तो हम सभी जानते हैं कि शुक्राणु एक युग्मक है। शुक्राणु क्या है, युग्मक है। और युग्मक का निर्माण जो होता है वो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से होता है, मियोसिस सेल डिवीजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। और आप क्या जानते हो कि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 4 नई कोशिका का निर्माण होता है। समझिएगा, युग्मक शुक्राणु है जिस, और युग्मक के निर्माण में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से 4 नई कोशिका बनती है, तो सोचिएगा कि 1 से अगर 4 बनती है तो आपका बताया गया कि 256 बना हुआ है। 1 से 4 बनती है और 256 शुक्राणु को बनाना है या बना हुआ है, तो कितनी बार विभाजन हुआ होगा। ऐसे 1 से 4, तो 256 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या 4 6 24, बच गया आपके पास कितना 16, तो 4 4 16, ये आपका सही आंसर 64। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, गर्भधारण की क्रिया के फलस्वरूप मादा के मूत्र में किस हार्मोन्स की उपस्थिति पाई जाती है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है ना, हम लोग जब पढ़ रहे थे मानव में प्रजनन, है ना, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, तो वहाँ पर ये चीज़ें पढ़े थे कि एक स्त्री जब गर्भधारण करती है तो गर्भधारण क्रिया के फलस्वरूप प्लासेंटा का निर्माण होता है, और प्लासेंटा से HCG, HPL, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव होता है ना। तो बताया जा रहा है क्या कि एक स्त्री जब गर्भधारण करती है तो उसके मूत्र में, यूरिन में किस हार्मोन्स की उपस्थिति पाई जाती है। तो जब गर्भधारण की क्रिया होती है तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में HCG हार्मोन्स बनते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक, और ये हार्मोन्स स्त्री के मूत्र के रास्ते भी बाहर आने लगते हैं। इसलिए इसका सही जवाब क्या बनेगा, HCG। ऑप्शन के अनुसार जैसा ऑप्शन था उस हिसाब से आंसर से क्या बनेगा, HCG। नेक्स्ट, जब यानी अब 10 आ जाइए, अब 2 3 7 हो गया, अब 10 के पास आ रहे हैं कि जब X लिंग गुणसूत्र वाला अंडाणु नर के किसी भी शुक्राणु से मिलता है ना, जब X लिंग गुणसूत्र वाला
अंडाणु, यानी कि अंडाणु कैसा होगा 22 प्लस एक्स, अंडाणु भी युग्मक है ना जिसमें गुणसूत्र की संख्या 23, तो 22 प्लस एक्स 23, तो ऐसा बताया जा रहा है अंडाणु है और वह किसी भी शुक्राणु से मिलता है, स्पर्म से मिलता है। तो शुक्राणु तो दो तरह के होते हैं, 20 प्लस एक्स और 20 प्लस वाई। किसी भी, क्या बोला जाए, किसी भी शुक्राणु से मिलता है। अगर ये इससे मिलता है तो लड़की संतान का जन्म होगा और इससे मिलता है तो लड़का का, है ना, का जन्म होगा। यानी हम निश्चित नहीं कर सकते हैं कि लड़का या लड़की का जन्म होगा, इसलिए आपका आंसर जो हम बताए थे उस दिन बी लड़की वो गलत है। सही आंसर बनेगा कभी लड़का कभी लड़की, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, कभी लड़का तो कभी लड़की का जन्म, है कि नहीं। क्योंकि अंडाणु तो ये निश्चित हो चुका है, लेकिन शुक्राणु बोला निश्चित नहीं है, तो शुक्राणु 22 प्लस एक्स भी हो सकते हैं, 22 प्लस वाई। तो जब ये इस तरह से ऐसे मिलेगा तो आप क्या बनाएंगे, 44 प्लस एक्स और एक्स, तो ये क्या हो गई, लड़की। लेकिन जब यही कौन, अंडाणु इस शुक्राणु से मिलेगा तो आपका बनेगा 22 प्लस एक्स और वाई, तो ये क्या है, लड़का है। तो कभी लड़का और कभी लड़की, उस दिन हम आंसर बता दिए थे बी लड़की, जो गलत है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कभी लड़का तो कभी लड़की। नेक्स्ट अब हम लोग 19 प्रश्न को देखते हैं 19 नंबर को। 19 नंबर में क्या था, किसी डीएनए अणु में 10 वलय हैं तो डीएनए की लंबाई कितनी होगी। समझिएगा, किसी डीएनए अणु में 10 वलय हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए एक और नीचे बना लेते हैं 10। तो इस तरह का एक डबल हेलिक्स है, इस तरह से आप क्रॉस बना सकते हो। याद है ये डायग्राम एकदम परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 नंबर तक के प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। तो इस तरह का एक डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। तो आपने पढ़ा था कि एक कॉइल जो है, एक वलय जो है, एक वलय की जो लंबाई होती है, बोलिए 34 एंगस्ट्रॉन होती है कि नहीं। एक वलय की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होती है, तो कितने वलय बताए गए, 10। तो एक का 34 होता है, तो 10 का क्या होगा, 34 × 10 340 एंगस्ट्रॉन। सही है, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 20 पर आएंगे। 19 हो गया, 20, बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर होते हैं। बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर होते हैं, चलिए समझते हैं फटाफट। बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव, तो जो आप डीएनए का अभी डबल हेलिक्स मॉडल देख रहे थे ना, वह बी डीएनए का ही स्ट्रक्चर है। यानी कि जो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का जो मॉडल प्रस्तुत किया है, यह बी डीएनए ही है। तो क्या सर इस तरह से ए सी डी भी डीएनए होते हैं, जी। डीएनए में उपस्थित बेस पेयर और रचना के हिसाब से डीएनए को 5 वर्ग में बांटा गया है। कौन है, जेड डीएनए है, ए डीएनए है, वी डीएनए है, जो भी आप ये देख रहे हो, सी डीएनए है और डी डीएनए है। तो डीएनए अपने संरचना रूप में उपस्थित बेस पेयर की संख्या के हिसाब से कितने वर्ग में बटे हैं, 5 वर्ग में बटे हैं। कौन, जेड ए बी सी डी। अब इसमें बेस पेयर ना, तो बेस पेयर की संख्या आप एकदम छू मंत्र की तरह याद करिए। कैसे सर, आप यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। ये आपके 12 होते हैं, तो डिसेंडिंग क्या 11, फिर क्या 10, फिर क्या बोलिए 9 और फिर क्या 8, हो गया याद। जेड डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं, 12, ए डीएनए 11, बी डीएनए 10। तो पूछा गया था बी डीएनए में ना, इसलिए इसका आंसर क्या है 10 है। सी डीएनए 9 और डी डीएनए 8। तो आपका ये जो क्वेश्चन था कौन सा नंबर था जी, आपका क्वेश्चन नंबर ये था 20। इसके बाद का क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रारंभ कोडॉन है। बहुत ही आसान प्रश्न जो बार बार बता रहे हैं, अरे स्टार्ट कोडॉन कौन है, AUG। इसमें पूछना क्या है, बहुत ही आपको याद रख लेना है,
स्टार्ट कोडन कौन है, AUG, और स्टॉप कोडन कितने होते हैं, 3 होते हैं, है कि नहीं। तो स्टार्ट कोडन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जेनेटिक कोड में इसी कोड से आरंभ होती है, इसलिए से स्टार्ट कोडन यानी AUG। ठीक है। नेक्स्ट सर, पुरुष का ब्लड ग्रुप AB और स्त्री का ब्लड ग्रुप A है, तो उसके संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, चलिए समझिएगा। बोला गया क्या, एक पुरुष है ना, उस पुरुष का, एक मेल का पुरुष का ब्लड ग्रुप AB है और स्त्री का ब्लड ग्रुप A है कि नहीं। तो बोल रहा है कि इनके जो संतान आएंगे, देखिएगा अभी तो उतना डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं, है कि नहीं। अब ब्लड ग्रुप का एक वीडियो बना हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है रक्त समूह की वंशागति, रक्त समूह की वंशागति। अगर वो उस वीडियो को आप ध्यान से देखो तो कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए कि माता पिता का अगर B है, A है, तो बच्चों का क्या होंगे, एक बार में क्लियर हो जाएगा। फिर भी अभी इसका आंसर देखिए कितना आसानी से बताते हैं। पुरुष का रक्त समूह AB, स्त्री का रक्त समूह है, तो संतान में क्या होगा। हम आपको एक बात सिखाए थे कि जब जब AB आए तो 3 लाए, जब जब AB आएगा ना तो उसके बच्चों में 3 लाए, क्या लाए जी, तो इसको लिखिए A B और फिर दोनों को जोड़ दीजिए A B और AB, जब जब AB आए, बस एक्सेप्शन इसका O के साथ नहीं होना चाहिए, यानी AB अगर O के साथ आएगा तो यह रूल जो अभी ट्रिक बोल रहे हैं यह कार्य नहीं करेगा, यह काम नहीं करेगा। लेकिन O के अलावा किसी के साथ आए तो वो हमेशा यही आंसर आएगा A B AB, यहाँ तक कि AB और AB भी आएगा ना तो भी आंसर क्या आएगा, A B और AB। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D A B और AB। एंड लास्ट 25, DNA से DNA निर्माण, DNA से DNA निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, DNA से DNA निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है। ये चीज़ें हम बताए हैं 2 जगह, एक जेनेटिक कोड के वीडियो में और दूसरा जब आपको ट्रांसक्रिप्शन, या एक डॉट क्लास भी हम पढ़ाए हैं जेनेटिक कोड के बाद, तो उस डॉट क्लास में भी ये बताए हैं रिप्लिकेशन, है ना, रिप्लिकेशन प्रकृतिकरण। क्या बताया गया था कि DNA जो अणु हैं तो DNA अणु से पुराने, यहाँ लिख लेंगे पुराने और इधर नए, तो पुराने DNA अणु से नए DNA अणु निर्माण की क्रिया रिप्लिकेशन कहलाती है। बस, तो पुराना DNA अणु है जो पहले से, क्योंकि उसमें रिप्लिकेशन की क्रिया होती है, एक सेल से दूसरे सेल बनते हैं ना, तो जो नई कोशिका होती है उसमें भी तो DNA की मात्रा चाहिए, तो पुरानी कोशिका से ही ना नई कोशिका में जाएगी, क्योंकि पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है। तो पुरानी कोशिका से जब नई कोशिका में जाएंगी DNA, तो पहले बनेगा DNA से DNA तभी ना, तो DNA से DNA निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, DNA रिप्लिकेशन। DNA से mRNA बोला जाए तो बोलिए जल्दी से, ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA से प्रोटीन बोला जाए तो ट्रांसलेशन। तो आपके सभी डॉट क्वेश्चन हम क्लियर करवा दिए हैं। फिर भी अगर अभी भी कोई प्रश्न में आपको समझने में कठिनाई हुई तो आप तुरंत हमें कमेंट में बताइए, अगले क्लास में फिर हम उसका आपको जवाब देंगे। और अभी ये आपका क्लास कैसा लगा आप हमें बताइए।